सीतापुर नाम का एक गांव था। वह गांव चारों तरफ हरियाली और सादगी से भरा हुआ था। गांव में माधव नाम का एक आदमी रहता था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहता था। माधव एक बहुत सीधा और ईमानदार किसान था। माधव के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। माधव के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास जो भी था उसमें वो बहुत खुश था। अरे सुनीता, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे देर हो रही है। भैया आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? जैसे कि आपको किसी जरूरी काम से जाना है। हाँ सुनीता, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। आज मुझे मुखिया जी ने अपने पास बुलाया है। लेकिन भैया, आपको मुखिया जी ने अपने पास क्यों बुलाया है? पता नहीं सुनीता, अब तो वहां जाकर ही पता चलेगा कि उनको मुझसे क्या काम है। माँ, मैं अब चलता हूँ। बेटा माधव, मुखिया के घर से जल्दी ही वापस लौट आना। माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ बात है क्या? बेटा, गांव के रास्ते ठीक नहीं हैं और मैं नहीं चाहती कि तू देर रात तक घर से बाहर रहे। अच्छा ठीक है माँ, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। और सुनीता माधव को खाना देती है। फिर माधव खेतों पर काम करने चला जाता है। माधव को काम करते करते शाम हो जाती है। आओ आओ माधव, और बताओ कामकाज कैसा चल रहा है? आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है मालिक। बस इस बार थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। सोच रहा हूं इस बार खेती से जो पैसे आएंगे उससे सुनीता की शादी करवा दूंगा। अरे भाई माधव, शादी ब्याह में तो बहुत खर्चा होता है। क्या तुम्हारा छोटा सा खेत इसकी भरपाई कर पाएगा? हाँ मालिक, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मुझसे जो हो पाएगा मैं तो कर ही रहा हूँ। हाँ माधव, ये बात तो है, तुम सच में बहुत मेहनत करते हो। अरे हाँ, मैंने तुम्हें जिस काम से बुलाया था वो बताना तो भूल ही गया। क्या बात है मालिक, बताइए ना। कुछ बोरियां दूसरे गांव में मेरे दोस्त के पास पहुंचना है। अगर तुम वो बोरियां वहां पहुंचा देते हो तो बदले में मैं अपनी 5 बीघा जमीन तुम्हें जोतने के लिए दे दूंगा, और उसका कोई भी पैसा तुम्हें मुझे नहीं देना पड़ेगा। मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा सौदा, वो भी सिर्फ मेरे लिए? माधव, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के लिए मेरी तरफ से तोहफा है, और अपनी बहन की भी खूब धूमधाम से ब्याह करना। ठीक है मुखिया जी, मैं आपकी बोरियां जरूर पहुंचाऊंगा, और मैं आपकी जमीन पर ऐसी खेती करूंगा कि आपकी फसल इस बार दोगुनी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर माधव अपने घर चला जाता है। सुनीता, जरा एक गिलास पानी तो लाना। सुनीता माधव के लिए पानी लेकर आती है। क्या हुआ माधव बेटा, आज बहुत खुश लग रहे हो? हाँ माँ, बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। मुखिया जी ने अपनी 5 बीघा जमीन मुझे देने का वादा किया है, और उनका कहना है कि उगने वाली फसल में से उन्हें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। उस जमीन पे जो भी अनाज उगेगा वो हमारा होगा। इसके बदले में मुझे उनकी कुछ बोरियां दूसरे गांव में उनके दोस्त के पास पहुंचानी होगी। भैया, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ तो सच में हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। हाँ माँ, अब लगता है हमारे भी दिन बदलने वाले हैं। अब मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से अस्पताल में कराऊंगा, और सुनीता की भी शादी अच्छे घर में कराऊंगा। अब मुझे मेरा सपना सच होता हुआ दिख रहा है। भैया, दूसरे गांव से लौटते हुए मेरे लिए समोसे लेते आना। मुझे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है सुनीता, मैं ले आऊंगा। अगले दिन माधव मुखिया के घर के लिए निकल जाता है और बोरियां लेकर वहां से दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। माधव बोरियां लेकर दूसरे गांव हरिलाल के घर पहुंचता है। अरे माधव, तुम यहाँ कैसे? काका, हमारे गांव के मुखिया जी ने ये बोरियां आपके घर पहुंचाने को कहा था। अरे हाँ माधव, मैंने ही ये बोरियां मंगवाए थे।
तुम एक काम करो, गोदाम में ये सारी बोरियां रखवा दो। हान काका, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं ये सारे बोरिया गोदाम में रखवा दूंगा। अच्छा माधव, तुम एक काम करो, तुम बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे, कुछ खा लो चलकर। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। नहीं नहीं काका, आप परेशान ना हो, वैसे भी मुझे घर जल्दी पहुंचना है। माँ ने कहा है रात होने से पहले घर आ जाना। ठीक है माधव बेटा, अब तुम घर जाओ और अपने मुखिया जी से कहा हम उनके आलू अभी भी संभाल के रख रहे हैं। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। आपका धन्यवाद काका, अगली बार आऊंगा तो जरूर खाकर जाऊंगा। माधव चलते चलते थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां एक आदमी आता है और उसे कहता है, अरे माधव भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैं यहाँ बोरियां पहुंचाने आया था। अब चलते चलते थक गया हूँ तो सोचा थोड़ा बैठ लूं। अच्छा, मतलब बोरिया का हिसाब लेने चले थे और खुद ही यहाँ थक कर बैठ गए। अच्छा हुआ कि मैं आ गया, वरना अकेले ही यहाँ बैठे रहते। नहीं नहीं भाई, अब मैं घर जाऊंगा, वैसे भी मुझे रात होने से पहले घर पहुंचना है। ठीक है, तो चलो भाई, मैं भी चलता हूँ साथ में, मुझे भी अपने घर जाना है। फिर वह दोनों साथ में घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में एक समोसे की दुकान दिखाई देती है। तब माधव गोविंद से बोलता है, अरे भाई गोविंद, जरा रुकना, मुझे समोसे लेने हैं, सुनीता ने मंगवाया, उसे बहुत पसंद है। इतना कहकर माधव समोसे की दुकान पर जाता है। अरे ओ समोसे वाले भैया, कैसे समोसे दे रहे हो? 10 का 2 समोसा है। ठीक है भाई, 5 समोसे दे दो और साथ में थोड़ी जलेबी भी डाल देना। ठीक है भाई, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। समोसे और जलेबी लेकर दोनों वापस से घर की ओर चल देते हैं। ये लो सुनीता, समोसे और जलेबी तुमने मंगवाए थे ना? क्या बात है माधव, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? अरे माँ, मैंने बताया था ना, मुखिया जी के बोरिया पहुंचने थे दूसरे गांव में। जगह जगह बोरिया पहुंचाते पहुंचाते शाम हो गई, बस इसलिए घर जल्दी नहीं आ पाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आ जाया करो, पर तुम कभी समय पर घर ही नहीं आते। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें समोसे और जलेबी लाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी अभी पैसे के मामले में हमारे हाथ तंग है। क्या माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम लोगों के लिए अगर मुझे पूरी दुकान भी खरीदना पड़े तो मैं वो भी खरीद लूंगा। अच्छा ठीक है, अब चलकर खाना खा लो। फिर सब खाना खाते हैं और सो जाते हैं। माधव अपने खेतों में खूब मेहनत से काम करता है और उसके खेतों में बहुत अच्छी फसल होती है, जिसे देखकर माधव के पड़ोसी को उससे बहुत जलन होती है। अजी, आपने सुना क्या? माधव को मुखिया जी ने 5 बीघा जमीन खेती के लिए दिया। माधव तो पहले से ही अच्छा खासा कमा लेता था, अब तो वाह, और भी अमीर हो जाएगा। हाँ सुमन, ये बात मुझे भी पता चली है। पता नहीं उस माधव की किस्मत मुझसे इतनी अच्छी क्यों है। मुझे तो उससे बहुत जलन होती है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। अजी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस इंतजार कीजिए। जब उसकी फसल उग के तैयार हो जाएगी तब हम कुछ करेंगे। अभी कुछ भी करना सही नहीं होगा। लेकिन भाग्यवान, वो माधव बहुत चालाक है। कोई भी काम करने से पहले हमें बहुत सावधान रखनी होगी। हमें कोई न कोई ऐसा रास्ता निकलना होगा जिसमें सब भी मर जाएं और लाठी भी न टूटे। हमारा काम भी हो जाए और उसे माधव को पता भी न चले। आपने बिल्कुल सही कहा जी। अब जब उसकी फसल पककर तैयार हो जाएगी तब देखते हैं क्या करना है। हाँ भाग्यवान, अब मैं भी समझ चुका हूँ कि उस माधव के साथ क्या करना है। समय आने दो, फिर मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। अच्छी फसल उगाने के लिए वह जी जान लगाकर मेहनत कर रहा था। उसकी मेहनत का पसीना यह गवाही दे रहा था कि उसकी फसल कितनी अच्छी होने वाली है।
ऐसा ही कुछ समय बीत जाता है और माधव की फसल पककर तैयार हो जाती है। अजी सुना आपने? माधव की फसल पककर तैयार हो गई है। अब हमें कोई न कोई फैसला लेना होगा। हाँ भाग्यवान, बताओ मुझे क्या करना है। अजी आज रात को आप बहुत सारे जानवर ले जाकर उसके खेतों में छोड़ दीजिए। ऐसा करने से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। फसल के बर्बाद होते हैं, माधव पूरी तरह से टूट जाएगा। फसल के नुकसान होते ही मुखिया को मजबूरन उसका खेत उसे वापस लेना पड़ेगा। माधव को बर्बाद करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। ठीक है भाग्यवान, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। मगर भाग्यवान, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। अगर ऐसा करते मुझे किसी ने देख लिया तो। रात होते ही माधव का पड़ोस उसके खेत में ढेर सारे जानवरों को खुला छोड़ देता है। सारे जानवर माधव की सारी फसल को खराब कर देते हैं। सारे जानवरों के चले जाने के बाद माधव का पड़ोसी उसके खेतों में आता है और फसलों को बर्बाद करने वाले दवाई का छिड़काव कर देता है। अगले सुबह माधव और सुनीता दोनों खेतों की तरफ जाते हैं। भैया देखिए, हमारी फसल तो पूरी तरह से खराब हो गई। भैया हम तो बर्बाद हो गए। हाँ छोटी, तुम ठीक ही कह रही हो। हमारी सिर्फ फसल खराब नहीं हुई, हमारे सपने भी टूट गए हैं। मैंने सोचा था इस बार फसल बिकेगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन यहां तो मेरी पूरी फसल ही खराब हो गई। सुनीता, मैंने इस फसल को उगाने के लिए ना दिन देखा ना रात, बस दिन रात इस पर मेहनत करता गया और वो सारी मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। भैया आप चिंता मत कीजिए, जिसने भी एक किया है उसने हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत करने से कभी नहीं डरते। सुनीता, ये हमारे फसल खुद से बर्बाद नहीं हुई, ये किसी की सोची समझी साजिश है। किसी ने ये काम जानबूझकर किया है। कोई हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। अपने मेहनत को इस तरह से बर्बाद होता देख माधव पूरी तरह से टूट गया था। कुछ दिन बाद मुखिया माधव के घर आता है। माधव घर पर हो क्या? जरा बाहर तो आना। माधव मुखिया की आवाज सुनकर घर के बाहर आता है। माधव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मालिक, बोलिए ना मालिक। माधव, मैंने जो तुम्हें 5 बीघा जमीन दी थी और तुमने जो फसल उगाई थी, मुझे उसमें से आधे पैसे दे दो। मुझे पैसे की बहुत जरूरत पड़ गई है। अब मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने आपकी जमीन पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाई थी और जब फसल पककर तैयार हो गई तो किसी ने मेरी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। मालिक, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। देखो माधव, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैंने तुम पर बहुत भरोसा करके वो जमीन तुम्हें दिया था और तुम मुझसे इस तरह झूठ बोलोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मालिक, मेरा भरोसा रखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मालिक, आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं तो खुद अपने माँ का इलाज करवाना चाहता था। देखो माधव, मुझे तुम्हारी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खेत के साथ अपने 5 बीघा जमीन भी वापस ले लूंगा और फिर तो तुम अपना घर भी भूल ही जाना। मुखिया माधव की जमीन के साथ उसका घर भी ले लेता है। अब माधव बेघर हो चुका था। वह अपनी बीमार बूढ़ी माँ और छोटी बहन को लेकर घर से निकल जाता है। बेटा माधव, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हे भगवान, मैं कैसा लाचार बेटा हूं जो अपने माँ को एक समय का खाना भी नहीं खिला सकता। मेरे पास तो नहीं कोई काम है और ना ही रहने को घर, तो मैं तुम दोनों का पेट कैसे भरूंगा? भगवान, हमारे ऐसे परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं।
भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ, देखती हूँ अगर कहीं से खाना मिल जाए तो। सुनिए, घर पर कोई है क्या? सुनिए भाई साहब, क्या मुझे आपके घर से थोड़ा सा खाना मिल सकता है? क्या तुम भिखारियों को सुबह सुबह कोई काम नहीं मिलता है क्या? जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हो भीख मांगने। भाई साहब, हम पर थोड़ी दया दिखाइए, हम लोग सुबह से भूखे हैं। हमारे साथ हमारी बूढ़ी माँ भी है, उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। कृपा हम पर दया करके थोड़ा सा खाना हमें दे दीजिए। अरे लड़की, तुम जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और मैं तुम्हें खाना कहाँ से दूं, जरा बताओ तो। घर में जो भी खाना बचा था वो सारा खत्म हो चुका है। अगर थोड़ी देर पहले आती तो थोड़ा खाना मिल भी सकता था। अब घर में जरा सा भी खाना नहीं बचा है। चलो अब जाओ यहाँ से। सुनीता वापस अपने भाई और अपनी माँ के पास जाती है। क्या हुआ सुनीता, किसी ने मदद नहीं की ना? मैं तो जानता ही था अब इस गांव में हमारी मदद कोई नहीं करने वाला। माधव अपने परिवार को लेकर गांव के बाहर चला जाता है। माँ तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुनीता तुम माँ का ख्याल रखना। माधव कहीं से लकड़ियां और खाने का कुछ इंतजाम करता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। भैया ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक ऐसे भूखे सड़क पर बैठे रहेंगे? सुनीता तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढता हूं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमसे तो हमारा घर भी छीन लिया गया बिना किसी गलती के। अब मैं क्या करूं? अपने परिवार को लेकर कहां जाऊं? मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है जिससे मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकता हूं। अगले दिन सुबह होते ही माधव काम की तलाश में निकल जाता है। माधव गांव में बहुत जगह काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। माँ और सुनीता मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जल्दी ही उन्हें पास लौटना चाहिए। माधव वापस लौटते हुए देखता है कि गांव के चौपाल पर भीड़ लगी हुई है। अरे भैया क्या बात है, आखिर यहाँ इतने भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे भाई, हमारे गांव के मुखिया नारायण सिंह है ना, वो गरीबों को खाना और कपड़े बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। ये सुनकर जैसे माधव के शरीर में जान आ जाती है। वो भी भीड़ में खड़ा हो गया। माधव की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपने गरीब की मदद की। वह खाना और कपड़ा लेकर अपनी बहन और माँ के पास जाता है। बेटा आ गया तू? इतनी देर कहाँ लगा दी? और ये तेरे हाथ में क्या है? माँ मैं रास्ते में आ रहा था तो गांव के मुखिया जी गरीबों को खाना और कपड़ा बांट रहे थे। वहां से मुझे भी थोड़ा खाना और कपड़ा मिल गया। भैया ये तो आपने ठीक किया, माँ कब से भूखी थी। अब इस खाने को खाकर भूख से थोड़ी सी तो राहत मिलेगी। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? हाँ हाँ, बाबा आए ना। माधव थोड़ा सा खाना अपनी माँ के लिए बचा कर रख लेता है और बाकी सारा खाना बूढ़े बाबा को खिला देता है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस कलयुग में बिना अपने परिवार के बारे में सोचे में तुमने मुझे खाना खिलाया। लेकिन तुम लोग इस तरह से सड़क पर क्यों बैठे हो? फिर माधव सारी बात बूढ़े आदमी को बताता है।
अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ, माफ करना। मैंने तो तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया। अब तुम लोग क्या खाओगे? बाबा, आप हमारी चिंता मत कीजिए। बेटा, तुम बहुत भले इंसान हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। इतना कहकर बुढ़ा आदमी अपनी पोटली में से एक घड़ा निकालकर माधव को देता है। और ये गरीब तुम्हें आशीर्वाद देता है। जीवन में कभी भी तुम्हें धन की कमी नहीं होगी। सदा सुखी रहो बेटा। क्या लगता है यार, इस पोटली में क्या होगा? भैया वाह, बूढ़े बाबा तो बहुत गरीब लग रहे थे। वो भला हमें क्या ही दे सकते हैं। फिर भी हमें एक बार खोलकर देखना चाहिए कि इस घड़े में क्या है। माधव उस घड़े को खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ माँ, मुझे तो लगता है वो बूढ़े बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। माधव उन सिक्कों को बेचकर एक अच्छा सा घर बनवा लेता है। अब उसे किसी की भी चीज की कमी नहीं थी। माधव अपने पैसे से एक कारोबार शुरू करता है, जिसकी वजह से गांव के गरीब लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो कहते हैं ना, समय बदलने में देर नहीं लगती। माधव के पड़ोसी की अब बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। वे लोग सड़क पर आ चुके थे। उनके पास खाने का एक दाना तक नहीं था। उनको बीमारियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। उनके मन में बहुत पछतावा था। वे लोग माधव से मिलकर माफी मांगना चाहते थे। एक दिन माधव का पड़ोसी लोगों से उसका पता पूछते हुए उसके पास जाता है। माधव, मुझे माफ कर दो भाई। वो मैं ही था जिसने तुम्हारी फसल खराब की थी। मैं तुम्हारे बढ़ते कदम रोकना चाहता था। जलन की भावना ने मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। पर अब मैं उस पाप का बोझ नहीं उठा पा रहा हूं। मेरी आत्मा मुझे हर दिन इस गुनाह के लिए कोसती है। मुझे माफ कर दो माधव भाई। मैं अपनी करनी के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। अच्छा, तो वो तुम थे गोपाल, जिसने हमसे हमारा घर और हमारी खुशियां सब छीन ली थी। तुम्हारे कारण मेरे परिवार को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। हम लोगों ने सड़क पर रात बिताई, लेकिन गोपाल ऊपर वाला सब देखता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। तुम अपनी बात पर पछता रहे हो तो माफी मुझसे नहीं, ऊपर वाले से मांगो, क्योंकि हम सबको एक दिन उसी के पास जाना है और हम सबके गुनाहों की माफी देने वाला वही है। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम घर जाकर ऊपर वाले से भी माफी मांग लेना। वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। अब माधव मुखिया से अपने खेत और घर भी छुड़वा लेता है और बोलो खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बल्लापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब माँ बेटा रहते थे। माँ का नाम शांति और बेटे का नाम राजू था। राजू के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। उनका जीवन बहुत ही गरीबी में बीत रहा था और उन्हें कमाकर खिलाने वाला भी कोई नहीं था। इसीलिए शांति और उसका बेटा राजू सड़क किनारे छोटे से ठेले पर कचौरी और छोले का ठेला लगाते थे। शांति उस छोटे से ठेले पर कचौरी और छोले बनाकर बेचती थी और उसका बेटा राजू वहीं खड़ा रहता था या फिर आसपास में ही बैठा रहता था। राजू मेरे लाल, ये जो भी मैं कर रही हूँ ना, वह सब तेरी पढ़ाई के लिए है। तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, समझा? और अपने बाबूजी और माँ का नाम रोशन करना है। हाँ माँ, मैं पढ़कर एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करूंगा। पर क्या मैं अभी के लिए एक कचौरी खा सकता हूँ? अरे राजू, तू खा लेगा तो ये ग्राहक क्या खाएंगे? बेटा पहले थोड़े कचौरियाँ बिक जाने दो, फिर तू बाद में खा लेना बेटा। तभी एक आदमी शांति के ठेले के पास आता है। हंसते हुए ग्राहक बोलता है, अरे ओ, कचौरी वाली कैसे कचौरियां दे रही हो? 10 की 3 कचौरियां हैं साहब जी। अरे, इन कचौरियों की सामग्री क्या फ्री में लाई हो
इतनी सस्ती कचौरी क्यों बेच रही हो? पेट की आग बहुत तेज होती है और हमारे ठेले से जो थोड़ी बहुत कचौरियां बिक जाती हैं उसी से हमारा घर चलता है। नहीं तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। और हम जैसे गरीब ठेले वाले इतनी महंगी कचौरियां बेचने लगे तो हमारी कचौरियां कौन खरीदेगा साहब? अच्छा ठीक है, 20 रुपये की दे दो, मगर अभी मेरे पास पैसे नहीं है। इसके पैसे मैं कल तुम्हें दूंगा। साहब जी, उधारी में उम्मीद दिखती है पर इसे पेट नहीं चल सकता, इसीलिए मैं आपको उधार ही नहीं दे सकती। गुस्से में तमतमाए हुए ग्राहक वहां से चला जाता है। तब राजू माँ से पूछता है, माँ आज कितनी की बिक्री हो गई? बेटा, हमारी कचौड़ियाँ इतनी तो बिक ही गई हैं जिससे कि कल हमारा ठेला लग जाए। माँ मैं बड़ा होकर तुम्हारे लिए एक बड़ा होटल खोलूंगा और तुम्हारे आगे सब काम करेंगे और तुम वहाँ की मालकिन होगी माँ। अरे मेरे लाल, मेरे लिए होटल के बाद में खोलना, पहले तो तू पढ़ाई कर ले। तेरी पढ़ाई ही मेरी दौलत है, वही मेरे लिए मेरी असली कमाई है। अगले दिन सुबह सुबह शांति जब अपना ठेला लेकर कचौरियाँ बेचने जाती है तभी उसके पास एक बड़ा आदमी आता है और उसे शादी में कचौरियाँ बनाने के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर देता है और शांति से कहता है, सुनो शांति, कल मेरी बेटी की बारात आने वाली है और तुम्हारी कचौरियाँ बहुत ही खश्ती और कुरकुरी होती है, साथ में बहुत ही स्वादिष्ट भी। मैं मेरी बेटी की शादी के लिए तुम्हें 400 प्लेट का ऑर्डर देता हूँ। ये सब तो ऊपर की चीजें हैं मालिक, आपने तो मुझ पर बड़ा उपकार किया है। ये तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा ऑर्डर आज मिला है। अरे शांति, ये कोई एहसान नहीं है, सब तुम्हारी मेहनत का फल है जो आज तुम्हें मिल रहा है। बस मेरी नाक मत कटने देना, बारातियों के सामने सब अच्छे से तैयार करना। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने की वजह से शांति और राजू बहुत ही खुश होते हैं। शांति को अपनी मेहनत से पहली उम्मीद की किरण नजर आती है। शांति सुबह 4 बजे भोर में ही उठकर छोले और कचौरियां तैयार करने लगती है और साथ में राजू उठकर अपनी माँ की मदद करता है। आप कब से लगातार काम किए जा रही हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो माँ। मेरी ये थकान तुम्हारे सपनों से बढ़कर नहीं है बेटा। मैं जब तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो अपनी सारी थकान भूल जाती हूँ और तू तो मेरी हिम्मत है बेटा, फिर मुझे थकान कैसे हो सकती है? आप बहुत मेहनती हो, मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा मेहनती बनूंगा माँ। शांति राजू को सोने के लिए भेज देती है और खुद फिर से छोले और कचौरियां बनाने में लग जाती है। माँ की मेहनत उसके बेटे के सपनों से कम मायने रखती थी। अगले दिन जब शांति बाजार में अपने ठेले को लगाती है तभी उसके पास फिर से वही आदमी आता है और खुश होकर शांति से कहता है, वाह शांति, तुम्हारे छोले और कचौरियां तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी थीं। सभी बाराती तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वाह, बहुत अच्छे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आपकी बेटी की शादी बहुत अच्छी रही ना? हाँ शांति, बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया। तुम इतनी स्वादिष्ट छोले और कचौरियां बनाती हो, मैं तुम्हारे ठेले पर बोर्ड लगवा दूंगा। इससे लोग तुम्हारे छोले और कचौरियाओं के बारे में जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझ गरीब के लिए इतना सोचा। आपका यह एहसान मेरी जिंदगी बदल देगा। शांति, मेहनत करने वालों को तो भगवान भी कभी निराश नहीं करते। बस तुम इसी तरह मेहनत करती रहो। पहली बार शांति के लिए किसी ने अच्छा सोचा था। यह बातें सुनकर शांति को अपने आप पर गर्व महसूस हुआ। शांति बाजार से ठेला लेकर घर वापस आ जाती है और राजू माँ को देखते ही बहुत खुश हो जाता है। मैंने आपके लिए एक तोहफा रखा है। तोहफा? कैसा तोहफा बेटा? ये तू क्या बोल रहा है? ये देखो मेरे हाथ में क्या है। मैं स्कूल की प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आया हूँ। देखो माँ, ये इनाम आपके लिए है। राजू बेटा, बड़ा भोला है तू। ये इनाम बहुत ही अनमोल है और ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। नहीं माँ, यह सब तुम्हारी वजह से है और तुम जो मेहनत करती हो वही मेरी ताकत है। शांति राजू की भोली भाली और मीठी बातें सुनकर खुश होती है और राजू को गले से लगा लेती है। माँ और बेटे के रिश्ते में प्यार और त्याग का अनमोल बंधन था। शांति बाजार में अपनी पायल बेचने के लिए जाती है। इस पायल के जितने पैसे बन रहे हैं मुझे दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। बहन जी, इस पायल के ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, बस कुछ पैसे ही मिलेंगे। भला इतने पैसे का तुम क्या करोगी? अरे बहन जी, ये गहने बहुत पुराने हैं,
मैं इनकी ज्यादा कीमत नहीं दे सकता हूँ। सेठ जी, मेरे बेटे की स्कूल की फीस भरनी है। एक माँ की मजबूरी समझोगे तो कीमत लगाना छोड़ दोगे। बहन जी, आप जैसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं जो इतनी मेहनत और त्याग करके अपने बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। शांति अपनी पायल बेच देती है और घर लौट आती है। एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए अपनी हर इच्छा कुर्बान कर सकती है। शांति घर जाती है और राजू अपनी माँ को थका हुआ देखता है। माँ, आप इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? हाँ बेटा, थोड़ी तो थक ही गई हूँ, पर मैं जब तुझे स्कूल जाते हुए देखती हूँ ना, तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। माँ, मैं तुम्हें एक दिन इतनी खुशी दूंगा और तुम्हें कभी भी कोई काम नहीं करने दूंगा। बस बेटा, भगवान करे कि वह दिन जल्दी ही आए। मैं अपने जीवन में तुम्हारे साथ तुम्हारे सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। शांति की सारी उम्मीदें उसके बेटे के सपनों में छुपे हुए थे। शांति बाजार में ठेला लगाकर अपने ठेले पर कचौरी और छोले बना रही थी, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से ठेला गिला हो जाता है और सारे ग्राहक जल्दी जल्दी वहां से जाने लगते हैं। शांति छाते को ओढ़कर ही कचौड़ियां तलने लगती है। माँ, इस बारिश ने तो हमारा सारा सामान गिला कर दिया और हमारे सारे ग्राहक भी चले गए। अब हम क्या करेंगे? बेटा, बारिश आती है तो आसमान भी झुक जाता है, पर बादलों के पीछे सूरज छिपा होता है। वैसे ही हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बेटा, असली स्वाद तो बारिश में भीगी मेहनत का होता है। तुम देखना, ग्राहक जरूर आएंगे। तभी एक औरत शांति के पास आती है। अरे बहन, तुम इतनी भारी बारिश में भी छाता ओढ़कर कचौरियां तल रही हो। बहन जी, मजबूरी में इंसान काम नहीं करता, अपने सपनों को जीता है। अरे बहन जी, तो मुझे भी अपने सपनों का हिस्सा बना लीजिए। बहन जी, मुझे 25 प्लेट छोले और कचौरियां दे दीजिए। मेहनत और भरोसे की बारिश हर मुश्किल को छोटा बना देती है। अगले दिन शांति ठेले पर छोले और कचौरियां बेच रही होती है। अचानक नगर निगम के कर्मचारी आ जाते हैं। अरे ओ, सुनो, तुम अपना ठेला यहाँ से हटाओ। तुम यह ठेला यहाँ नहीं लगा सकती हो। ये सड़क सरकारी है। तुम यहाँ से अपना ठेला हटाओ। साहब, मैं बहुत गरीब हूँ और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए यहाँ ठेला लगाती हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ से मत हटाइए। तुम जिस तरह अपना काम कर रही हो ना, मैं भी अपना ही काम कर रहा हूँ और यह हमारी मजबूरी है। शांति अपना ठेला लेकर दूसरी जगह पर जाने लगती है। तभी वहां पास में खड़ा एक आदमी यह सब देख रहा था। बहन जी, आप बहुत ही गरीब और लाचार मालूम पड़ती हैं, मगर आपकी मेहनत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं आपको एक जगह दिलवाने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, आप इतनी अगर मेरी मदद कर देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा मुझ पर। इंसान की हर चुनौती के पीछे किसी न किसी की मदद का हाथ छिपा होता है और फायर वह व्यक्ति शांति को एक छोटी सी दुकान दिलवा देता है। शांति और राजू उस दुकान को साफ करते हैं और दुकान सजाते हैं। दोनों माँ बेटे मिलकर अपने सपने को साकार करने की कोशिश करते हैं। वे मेहनत की बुनियाद पर सपनों की इमारत खड़ी करने की कोशिश करने में लग जाते हैं। दुकान का पहला दिन था, तभी एक छोटी सी लड़की अपनी माँ के साथ शांति की दुकान पर आती है। बहन जी, आपका हमारी दुकान पर स्वागत है। यह दुकान आज ही हमने खोली है। माँ, मुझे कचौरी और छोले खाने हैं। काकी, मुझे कचौरी और छोले बहुत पसंद हैं। अच्छा तो ठीक है बेटा, आज तुम्हारा मनपसंद खाना मेरी तरफ से है। आज तुम हमारी दुकान पर पहली ग्राहक हो और ये भगवान का हमारे लिए आशीर्वाद है। छोटे बच्चे की माँ शांति को पैसे देने लगती है। तब शांति कहती है, नहीं बहन जी, रहने दीजिए। आज ये कचौरी और छोले मेरी तरफ से। नई शुरुआत के साथ एक माँ का सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा था। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही थी। शांति और राजू दोनों ही व्यस्त थे। शांति ग्राहक को छोले और कचौरी देती है। अरे शांति बहन, आपके कचौरी छोले की तो जवाब नहीं। हर रोज बच्चे कचौरी और छोले लाने की जिद करते हैं। बहन जी, आपकी कहानी हमें प्रेरणा देती है। अगर इंसान चाहे तो अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकता है। अरे शांति, तुम तो इस तरह की मशहूर छोले और कचौरी वाली बन गई हो। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम्हारे पीछे कोई सहारा ना होते हुए भी तुम किसी पर निर्भर नहीं हो और एक अकेली औरत होकर अपना हर काम कर लेती हो। तुमसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए।
शांति, तुम्हारे कचौरी छोले तो अब पूरे शहर में मशहूर हो गए हैं। शांति का त्याग उसके बेटे की उम्मीदों को नया पंख दे रहा था। कुछ साल बाद राजू अपनी पढ़ाई और मेहनत से एक बड़े कॉलेज में दाखिला ले लेता है। शांति का त्याग और राजू की मेहनत ने उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। पड़ोस के सारे लोग अब शांति और राजू की तारीफ करने लगे। बेटा, आज तुम्हारा एडमिशन लेटर आ गया, इससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। माँ, आज मैं जिस भी पायदान पर हूँ, यह सब आपकी मेहनत और बलिदान का नतीजा है। मैंने तो सिर्फ आपकी उम्मीदों पर चलने की कोशिश की है। माँ, आपकी सीख मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बेटा, मेरे सपने तो तभी पूरे होंगे जब तू एक बड़ा आदमी बनेगा, पर बेटा तू मेहनत करना कभी मत छोड़ना। राजू पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी ले लेता है और वह शांति को अपने फैसले के बारे में बताता है। माँ, मैंने ये फैसला किया है कि मैं इस दुकान को और बड़ा करूंगा। तुझे नौकरी मिल गई है तो तू उसे क्यों छोड़ना चाहता है? माँ, इस दुकान में हमने एक नई जिंदगी दी और अब इस दुकान को मैं हमारी पहचान बनाना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हारी बातों से हमेशा ही प्रभावित हुई हूँ, इसीलिए मैं तुझे नहीं रोकूंगी। राजू और शांति की कड़ी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें समाज में एक नई पहचान दिलाई।